आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद आज महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव माधुगढ़ में। और पर्पज आज है गोचर भूमि को लेके, जो दरमाथ में जो ज़मीन दी जाती है उसको लेकर दोबारा से मौजूद है। अक्सर आज पूरा हरियाणा प्रदेश में एक इसी गांव की बात नहीं है, हम हरियाणा के हर गांव की बात लेके चलते हैं, हर पूरे भारत के बात लेके चलते हैं। जो दादा पुरखे थे उन्होंने जो दरमाथ के लिए ज़मीन दी थी, अक्सर गांव में देखने को मिलता है। उस ज़मीन पे कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं या उस ज़मीन की खरीद फरोख्त तक हो जाती है। नकली चेहरे, नकली माँ बाप, नकली वारिस बना के ज़मीन खरीद फरोख्त काफ़ी बार सुनने को मिलता है। हमने कई बार वो आवाज़ भी उठाई है लोगों की। अक्सर ऐसे एक वाक़या कुछ दिन पहले बारडा गांव में भी हुआ था, सुनने को और देखने को मिला था। हमने आपके सामने वो बात भी रखी थी। आज ऐसे ही एक वाक़या माधुगढ़ गाँव के अंदर हुआ है, और माधुगढ़ महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर आता है। सतनाली ये ब्लॉक के अंदर गाँव है। यहाँ पर 100 वर्ष पहले लगभग कुछ ज़मीन थी, लगभग 4 एकड़ के आसपास। वो दरमाथ के लिए वो ज़मीन सेठ लोगों को दी थी, यानी कि आप केयर कीजिए और यहाँ एक धर्मशाला और पानी पीने के लिए प्याऊ वगैरह टंकियाँ बनवाइए। उस समय कानून के अनुसार, कानून था उस समय, किसान किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़मीन बेच नहीं सकता जो खेती नहीं करता हो, चाहे वो सेठ हो, चाहे वो फैक्ट्री के लिए हो। यानी कि हम यूज उसी खेती के लिए कर सकते थे ज़मीन को, अन्य किसी चीज़ के लिए हम ज़मीन वहाँ बेच नहीं सकते थे। तो यहाँ पे जो बेचने वाले जिन लोगों ने ज़मीन दी थी धर्माथ के लिए, उन लोगों ने जोड़ तोड़ निकाला। यहाँ पे जो आला अधिकारी थे उस समय उनसे बातचीत की, तो आला अधिकारियों ने एक ही बात निष्कर्ष निकाला बातचीत करके आपस में, कि आप इस ज़मीन को बेच तो सकते नहीं, इस कानून के अनुसार आप इसको धर्मार्थ में दे सकते हैं। उसमें उन लोगों ने ये ज़मीन धर्मार्थ में दी थी, यहाँ पे धर्मशाला और पानी पीने के लिए, आने जाने के लिए। और यहाँ लगभग 100 वर्ष पहले बिल्कुल यहाँ एकदम बियाबान जंगल होते थे, और यहाँ दूर दूर तक पानी पीने की कोई सुविधा नहीं होती थी। यहाँ पे कच्चे रास्ते थे, और इसलिए यहाँ के जो किसान थे उन्होंने सोचा समझा कि यहाँ से आने वाले जो राहगीर होते हैं, जो ऊँट लेके आते हैं, जो घोड़े लेके आते हैं, प्यासे रहते हैं, जो पैदल राहगीर हैं, जो कई सालों तक यहाँ से निकल के पता नहीं कहाँ जाते हैं, 6-6, 7-7 महीने में, 1-1, 2-2 सालों में पहुँचते हैं, उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हो और यहाँ पे रहने की व्यवस्था एक सराय के रूप में ये ज़मीन दी थी। और अब उस ज़मीन को खरीद फरोख्त कर दिया गया है। जो लाखों की लागत से वो ज़मीन है, उस ज़मीन को कुछ लोगों द्वारा माधोगढ़ में खरीद लिया गया है। और बेचने वाले जो सेठों की जो औलाद हैं, जो उनके दादा पुरखों ने जो ज़मीन यहाँ खाली एक देख रेख के लिए एक ट्रस्टी बनाया गया था, ट्रस्टी उस ज़मीन को बेच नहीं सकता, खाली पुराने ज़माने की भाषा में बोलते हैं मोहतमीन होता था। तो हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्होंने इन्हीं सभी चीज़ों को लेके एफआईआर लॉन्च करवाई है थाने में, और ये किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा हम लड़ाई लड़ेंगे पूरी, इस ज़मीन को किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। ये ज़मीन बहुत बेशकीमती ज़मीन है। यहाँ पे स्कूल बनेगा, विद्यालय बनेंगे, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट होगा, यहाँ खेल स्टेडियम बन सकता है, और गांव की ये बहुत बेशकीमती ज़मीन है। कुछ लोग इस ज़मीन को कैसे खरीद सकते हैं और बेचने वाले कैसे बेच सकते हैं, उनके नाम ही ज़मीन नहीं है। और जो मेरे साथ मौजूद शख्स है उसके दादा परदादाओं की ज़मीन थी, उन्होंने खाली देख रेख के लिए इस ज़मीन को दिया था। तो मैं मिलवाता हूँ ऐसे शख्स से जो मेरे साथ मौजूद हैं। बलवान सिंह पुत्र नान राम हैं। बलवान जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, ये मैंने पुराने कागजात निकलवाए। ये इन सेठों ने क्या किया कि अब अधिकारियों से मिलके, राजस्व रिकॉर्ड वालों से मिलके, पटवारी से, तहसीलदार से मिलके इन्होंने अपने इंतकाल तैयार किए, दरपीढ़ी विरासत के इंतकाल दर्ज करवाए और इनको बेच गए, कुछ लोगों को बेच गई। तो इनको तो हाथ में थी नहीं ज़मीन, बेचना कैसे हुआ? सेठ जानकीदास और गणपत राम देखभाल के लिए ज़मीन दी थी आपके दादा परदादा ने, और जो आपके दादा परदादा थे वो हंसराज, हेतराम और डीरू दूसरे थोक के थे, और ये मेरे थोक के। और जानकीदास गणपत ये देखभाल के लिए ज़मीन दी थी। धर्मशाला वगैरह, जैसे कुआं वगैरह बनाने के लिए, और बना हुआ है, धर्मशाला भी बनी हुई है, कुआं भी है, और पेड़ पौधे भी खड़े हैं, काम भी आती है गांव के, पशु बैठते हैं, सब काम आती है गांव के। तो ये दो हंसराज, हेतराम, देरू, जो इन लोगों ने उस समय ज़मीन दी थी,
तो क्या सोच के दी थी, क्यों दी थी, मतलब क्या यहाँ पे ऐसा देखा उन्होंने? ये सिर्फ धर्मार्थ के लिए, जैसे आवारा पशु हैं बैठ जाएं पानी पी के चरें, जैसे बैशामलात बोलते थे। ये तो दी थी 16 करनाल 10 मरला तो दी थी, इसके धर्मशाला के नाम है, आज भी धर्मशाला के नाम है, खसरा नंबर 175 है और वो आज भी धर्मशाला के नाम बोल रही है। लेकिन अधिकारियों ने मिलके, पटवारी तहसीलदार ने मिलके और इसको विरासत के इंतकाल दर्ज कर दिए दर पीढ़ी, और फिर उन्होंने इसकी रजिस्ट्री करवा दी। तो जमीन उस समय की उस कानून के अनुसार साफ लिखा है उसमें, हम जमीन किसी को बेच नहीं सकते गैर किसान को, तो ये विरासत दर विरासत कैसे जमीन नाम होगी? ये मतलब 2 नंबर का काम ये सब कैसे? 2 नंबर का ये सब अधिकारियों ने मिलके कर दिया ना, उन्होंने पैसे लेकर कर दिया। तो बलवंत जी 3 जून को एफआईआर दर्ज करवाई है। हाँ, 3 जून को मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस अभी अपनी कार्रवाई में चल रही है। अब देखता हूँ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती है तो मैं आगे भी जाने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए। बलवंत जी कितने दिन से प्रोसेस में लगे हुए? मैं 1 साल से, 2019 से। मैं एक बात समझ में नहीं आई बलवंत जी, आपके दादा परदादा ने वो जमीन धर्मार्थ के लिए दी उस समय, और यहाँ देख रेख के लिए सेठों को लगाया। अब सेठ के जो उनके पोते हैं या पड़पोते हैं सेठों के, उन्होंने ये जमीन कुछ गांव के लोगों को दे दी। तो क्या आपके दोषी इनमें से इतने ही सेठ हैं, इतने ही जो गांव के खरीदने वाले हैं, जो आपके परिवार के? दोषी तो दोनों ही हैं, खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं, दोनों ही दोषी हैं। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, अक्सर देखने को मिलता है आपके दादा परदादा जो बड़े बड़े सेठ थे वो दान में ज़मीन दे दिया करते थे, तो वो लोग भी आपको कई बार जगह सुनने को मिलता है, जैसे कई बार हमें सतनाली में सुनने को मिलता है, और भी कई पूरे भारत में ऐसा हो रहा है, जो दान में ज़मीन जो ब्राह्मण है और किसी को दी थी, किसी भी कास्ट को, अदर कास्ट को, वो भी वापस ले रहे हैं ज़बरदस्ती डरा धमका के। और अब ये वाक्य आपके साथ, आपके गाँव में भी एक नया वाक्य हुआ है, तो ये कहाँ तक सही है? मतलब जो दादा परदादा थे क्या वो मूर्ख थे, उन्होंने दान में दी होगी, क्या सोच के दी होती? अब उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या ऐसा करना उचित है क्या? ये तो आप ही सोचिए, क्या उचित थोड़ी है ये चीज़, ये तो आप ही बताइए। ये कोई उचित वाली बात थोड़ी है। वो तो दान में देंगे, और उनके बुजुर्गों ने मान ले यहाँ धर्मार्थ के लिए बनाया, कुआं भी बनवाया, धर्मशाला भी बनवाई, और फिर उनके पोते पड़पोते बेच गए इसको, तो बेचना क्या उचित था उनका? तो ये अगर आप काफ़ी लंबी लड़ाई ताकि वो कजारी, वैसे भी वो कजारिया टाइल्स के मालिक हैं, छोटी हस्ती नहीं है, फिर भी इस ज़मीन को बेच गए। मैं काफ़ी हद तक इस लड़ाई को लड़ूंगा, जहाँ तक मेरे को जाना पड़ेगा, कहीं भी जाऊंगा, चंडीगढ़ जाना पड़े कहीं भी जाऊंगा, जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इनको बख्शूंगा नहीं। तो अभी ज़मीन पे किसी का कब्जा भी है क्या? हाँ, कब्जा, काफ़ी लोगों का कब्जा भी है, इस ज़मीन पे काफ़ी लोगों का कब्जा भी है। तो कभी पंचायतें आई गई क्या? कभी किसी पंचायत ने इसको 4 दीवारी निकाल के किसी को पता ही नहीं था पहले तो, ये तो अब मैंने कागज़ निकाले हैं। नहीं, जैसे आप किसी की ज़मीन तो होगी धर्मार्थ के लिए दे रखी थी, ये तो पता होगी इतनी ज़मीन खाली पड़ी है, तो किसी को तो ज़मीन है ये धर्मार्थ के लिए, तो कभी आपने गांव ने या पंचायत ने कभी नहीं सोचा इसको 4 दीवारी निकलवा के यहाँ से टेडियाँ बना दिया जाए और कुछ गांव का कोई बड़ा विकास हो, कोई ऐसी चीज़? नहीं, वैसे तो सेठों ने ही बना रखे हैं, काफ़ी धर्मशाला भी बनवा रखी है, स्कूल भी बनवा रखा है, +2 तक का स्कूल भी है, और भी धर्मशालाएँ हैं, हॉस्पिटल भी है, काफ़ी चीज़ें बनवा रखी हैं गाँव में, और भी काफ़ी ज़मीन दे रखी है बुजुर्गों ने। तो बलवंत जी अब आप बता रहे धर्मशाला है उस ज़मीन में, हाँ, तो धर्मशाला और कुएं होते हुए भी ज़मीन बेच दी, तो ये तो कुछ सोचने वाली बात है कि मजबूर होना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? एक धर्मशाला है और उसमें पीने पानी के लिए कुएं बनवा रखे हैं पुराने ज़माने से, 100 वर्ष से, और आज उस ज़मीन को कैसे बेचा जा सकता है? ये हजम नहीं हो रही है बात। ये तो अधिकारियों को देखना था ना, अधिकारियों को देखना था, जबकि वो आज की जमाबंदी में धर्मशाला के नाम ज़मीन बोल रही है, तो अधिकारियों को देखना था, लेकिन उन्होंने अपना लेके पैसा कर दिया काम, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए यहाँ जो तो ये जो ज़मीन जो खरीदी है,
ये अपन इनका सवाल था कि हमें ज़मीन मिल रही है यहाँ पे और बेचने वाले को पैसा आ रहा है, यानी कि जो इनके दादा परदादा, जो आपके दादा परदादा ने, इनके जो सेठ लोग थे, उन्होंने केयर की, यहाँ देखभाल की, उनका मतलब उनको कोई मतलब नहीं है उनसे। ना उनको कोई मतलब नहीं उनसे। क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, जो अधिकारी हैं उनसे? मैं प्रशासन से पूरी कार्रवाई चाहता हूँ और मैं ये वापस धर्मार्थ के नाम जानी चाहिए ज़मीन। अगर धर्मार्थ में चली भी जाती है, चलो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जाएगी ज़मीन, अभी न्याय तो मिलना है कभी न कभी, तो इसमें क्या बनवाना चाहते हैं बात? नहीं, बनवाने को तो मेरी तो फुर्सत कुछ बनवाने की नहीं है। जैसे गांव की तरफ से, गांव राम की तरफ से, वो तो देखो गांव राम तो कुछ भी बना सकता है उस पे, तो धर्मार्थ की ज़मीन है, गांव राम कुछ भी बना सकता है। और कोई धर्मशाला बना दे, कोई मंदिर बनवा दे, कोई कुछ भी बनवा दे। तो यानी कि आपने पूरी कमर खच ली है? मैंने पूरी कमर कस रखी है, पूरा जोर लगा रखा है, और विरोधी मेरे से खूब सख्त नाराज हैं, लेकिन धमकियां भी मेरे को खूब मिल रही हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। किस चीज़ की धमकी? भाई क्यों कर रहा है ये मुकदमेबाजी, क्यों कर रहा है, तेरे को क्या मिलेगा, इसलिए। तो किसी को डर भी है किसी से? आप डर तो मेरे को किसी से नहीं है। यानी कि एक तो चोरी, फिर ऊपर से धमकी दे रहे हैं। हाँ, चोरी और सीना चोरी। तो ये हमारे साथ बलवान पुत्र नानाराम है। एफआईआर की कॉपी एक बार दिखा दीजिए कैमरे में। ये एफआईआर की कॉपी है और साफ कैमरे में देख रहे हैं आप। ये 63 नंबर एफआईआर है, पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इनने साफ ऐलान कर दिया है, इस गोसर भूमि जो बेशकीमती ज़मीन है, इसको किसी भी सूरत में किसी का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मेरे पास है और पूरे विद पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है और पुलिस को दे चुका हूँ। पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है और पूरा रिकॉर्ड मैं पुलिस को दे चुका हूँ एप्लीकेशन के साथ। क्या लग रहा है पुलिस कार्रवाई करेगी? अब देखता हूँ मैं, अभी तो मैंने पुलिस से बात नहीं की है, क्योंकि ये 420 का मुकदमा है, वो तो पुलिस पर बात है। वो तो आपको आपको सबूत इकट्ठे करती है, कितने दिन में करती है मुकदमा। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो लग रहा है पुलिस कार्रवाई करेगी, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा पूरे गांव को, पूरे गांव को। बलवंत जी, हम आशा करते हैं आपकी मुहिम सफल हो और आपको न्याय मिल पाए और आपकी जो बेशकीमती में किसी का कब्जा है वो कब्जा छुटवाया जाए और इस पे गांव के ज़मीन काम आज के जो बेशकीमती ज़मीन है, और जो हमारे जो खरीदने वाले वो भी सुन रहे होंगे, बेचने वाले जो वो भी सुन रहे होंगे, इस तरीके की जो हमारे दादा पुरखा ने जो ज़मीन किसी पर्पज़ के लिए दी थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए इस तरीका का व्यवहार कदापि ना करें। क्यों हमारे जो पुरखा हैं, हमारे दादा हैं, वो क्या सोचते होंगे, हमने किस औलाद को पैदा कर दिया, जो हमारी दान दी हुई ज़मीन को आज वो बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं। तो इस तरीके की किसी भी जगह भारत में आप जो ज़मीन ट्रस्ट में दी गई है, जो धर्मार्थ के लिए है या किसी को दान दी हुई है 100 साल पहले, तो आज हमारा उन पे कोई हक नहीं है किसी को दुखी किया जाए, उस ज़मीन को छीना जाए या उस ज़मीन को बेचा जाए। हमारे दादा पुरखा की ज़मीन थी, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दी हुई है, तो इस तरीके से बिल्कुल शोभा नहीं देता है हमें। और बलवान जी हमारे साथ मौजूद हैं जो माधोगढ़ से हैं। ये कह रहे हैं इस लड़ाई को हम किसी हद तक लड़ूंगा, चाहे मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े, चाहे कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी आखिरी सांस तक इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। और इन पे काफ़ी प्रेशर भी आए हुए हैं, कह रहे हैं हमें धमकी मिल रही है, अभी किसको क्यों लड़ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लड़ना भी वाजिब है। कल ये ज़मीन आपको भी काम आनी है, आपके बच्चों को भी काम आनी है, आपके गांव को काम आनी है। आप बाद में पछताना पड़ेगा, काश ये ज़मीन पे हम कब्जा नहीं करते, हम नहीं बेचते, तो आज ज़मीन पे हम पता नहीं क्या बनवा दिया जाता। धीरे धीरे ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं, इसी के लिहाज से गांव में, हर गांव में ज़मीन पे कब्जा नहीं होना चाहिए, ज़मीन को सफ़ेद रखना चाहिए। सरकार की बड़ी बड़ी स्कीमें आ रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। आने वाले समय में इस ज़मीन के ऊपर पता नहीं क्या से क्या बनवाया जाएगा और आपका पूरा गाँव इस ज़मीन से रोज़गार भी मिलेगा। आप अगर 1000 लोग इस ज़मीन के कारण कमा के खा रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सरकार के पास पैसे की, धन की कमी नहीं है, प्रोजेक्ट की कमी नहीं है। आने वाले में विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, और बहुत जल्द ही हर गांव के अंदर बड़े बड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें लगने वाली हैं कि आप घर बैठे 10 से 20 हज़ार रुपये गृहिणी भी कमाएंगी। तो इस ज़मीन को, इस तरीके की ज़मीन जो हैं उनको सफ़ेद रखिए, कब्जा ना करें। बलवंत जी आखिर में क्या कहेंगे लोगों को?
मैं तो यही कहूँगा कि बस ये वापस धर्मार्थ के नाम आए और धर्मार्थ का कोई भी काम करे इस जमीन में, कोई भी इस पे कब्जा ना करे। यानी कि पूरे तन जोर शोर से आप इस जमीन को छुड़ाने में लग चुके बिल्कुल लग चुका हूँ बलवान जी। और कभी मुझे 1 साल हो गया इस मसले को चलाते हुए। ये कागज़ निकलवाए हैं मैंने, मुझे बहुत टाइम लगा है, क्योंकि उर्दू के 100 साल पुराने कागज़, फिर उनकी हिंदी बनवाना, कोई कहीं से निकलवाया, कोई कहीं से निकलवाया, ले 1 साल से लगा हुआ हूँ मैं इसके पीछे। तो बलवान जी, जो आप काम कर रहे हैं, हाँ। ये काम गांव के नंबरदार का होता है, ये गांव के सरपंच का होता है, ये गांव के पंचों का होता है, ये गांव के लीडर हैं उनका होता है, और वो काम एक सामान्य नागरिक कर रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? नहीं, तो अब लीडर तो अपना वोट की राजनीति होगी उनकी तो, और मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बुजुर्गों की दी हुई ज़मीन है। कभी ऐसा तो नहीं है आपका हिस्सा ना हुआ उस जमीन में? ना हिस्सा है। आपका कभी ऐसा तो नहीं है आपको यहाँ कुछ हिस्सा मिला नहीं हो या पैसे नहीं मिले हो आपको? ना ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे खाली धर्मार्थ के लिए? खाली धर्मार्थ के लिए। चलो, तो बलवान जी, शायद ही अधिकारी भी सुन रहे होंगे, भारत भी देख रहा है, हरियाणा भी देख रहा है, आपको शायद ही न्याय मिले और आपकी बेशकीमती ज़मीन को छुड़ा जाए बहुत जल्दी। हम भी ये अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं। तो आपके बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद मुन्नालाल जी। तो ये बलवान जी बने हुए थे हमारे साथ माधोगढ़ से, और ये वो ही जगह नई ज़रूर है, लेकिन मुद्दा वही है पुराने वाला, ज़मीन अवैध कब्जा का आता है या फिर खरीद फरोख्त का होता है, मतलब कुछ को होता ज़रूर है। तो मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।